के लिए ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो गया है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जितना ऑक्सीजन है हॉस्पिटल्स में उसका 7 गुना ज्यादा डिमांड है। अब आप बताइए किसी चीज का 7 गुना डिमांड, यानी एक आदमी के लिए ऑक्सीजन है जबकि मरीज हैं 7, इसलिए वो ज्यादा मर रहे हैं। इस वजह से जो ऑक्सीजन का काला बाजारी है, जो उसका प्राइस है वो बहुत बढ़ गया है, 9 गुना प्राइस बढ़ गया है। ब्लैक में ऑक्सीजन को बेचा जा रहा है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो इतना इसेंशियल था, हॉस्पिटल देखिए भारत में जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसका 15% ही हॉस्पिटल को दिया जाता है। उसका 15% ही जरूरत हॉस्पिटल को पड़ता था, जो एनफ था। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बहुत कमी देखी गई थी, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन 85% जो ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन की ज्यादातर खपत इंडस्ट्रीज में की जाती है जो गैसियस फॉर्म में रहता है। तो ज्यादातर ऑक्सीजन तो ये इंडस्ट्री वाले लेके चले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई, देखिए अभी ऑक्सीजन की जो खपत है उसको बाकी जगहों से रोककर हॉस्पिटल को सप्लाई दिया जाए। जैसे वेल्डिंग में देखेंगे तो ऑक्सीजन का यूज ज्यादा हो जाता है वेल्डिंग को जोड़ने वगैरह के लिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि जो एसिटिलीन वेल्डिंग किया जाता है तो उसमें जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो किस कलर का रहता है, ब्लैक कलर का रहता है। रेलवे ग्रुप डी वाले लोग ये सब साइंस में क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर जो जितना वेल्डिंग वर्क हो रहा है इंडिया में, एसिटिलीन वगैरह की वेल्डिंग, वहाँ ऑक्सीजन की खपत ज्यादा है। तो फिलहाल उनको 10-15 दिन के लिए उस चीज को थोड़ा धीमा करना चाहिए ताकि वहां से ऑक्सीजन को इस एरिया में लाया जा सके। जो माइनिंग होती है, सुरंगें खोदी जाती हैं, खास करके कोयले की सुरंग बहुत गहरी होती है। अब उस गहराई में ऑक्सीजन नहीं होता है तो बड़े बड़े ऑक्सीजन के पाइप्स वगैरह भेजे जाते हैं ताकि अंदर जो माइनिंग हो रही है उसमें मजदूरों को ऑक्सीजन मिल सके। तो जब तक कोरोना हाई पीक पर है, इन मजदूरों को भी भैया हटाइए, कम से कम वहां ऑक्सीजन दीजिए ना। 10 दिन कोयला लेट से भी निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाहर जितना कोयला है वो इंडस्ट्रीज को चला लेंगे, क्योंकि इस महामारी में हर चीज को स्लो डाउन हुआ है। तो ऑक्सीजन पे ही ज्यादा तो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग अपना ऑक्सीजन। 85% ऑक्सीजन ही कोयला खदान इत्यादि में भेजे हैं, वहां मरीज मर रहा है ऑक्सीजन की कमी से। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है तो स्टील उद्योग। स्टील के कारखाने में बड़े बड़े भट्टियां होती हैं जिन्हें हम लोग फर्नेस कहते हैं। इन फर्नेस को चलाने के लिए इतना आग लगता है, सोचिए इतना भयानक आग होता है कि लोहा पिघला देता है। लोहा, स्टील, एल्युमिनियम पूरा पिघल जाते हैं, तब ना उनसे जो जो चीज चलाना है। अब आपको पता है कि आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता है। तो इनमें ऑक्सीजन की इतनी खपत होती है कि इन स्टील उद्योग से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। ऑटोमोबाइल उद्योग है जो इसमें कटिंग वेल्डिंग के लिए होता है, वहां ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि पिछले बार में स्टील कंपनियों ने, जिसमें रतन टाटा की टाटा स्टील, जिंदल स्टील ने बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई दिया था। इस बार भी सरकार को यह कोशिश करना चाहिए कि जो 85% इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उन्हें हम लोग को यहाँ हॉस्पिटल की ओर सप्लाई देना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट को इस्मा एक्ट को तुरंत लागू करना चाहिए। देखिए इस्मा एक कानून है, 1968 में इसे लाया गया था। इसका पूरा नाम होता है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। इस कानून में यह कहा गया है कि जब कभी भी एस्मा किसी चीज पर लागू हो जाएगा तो उस डिपार्टमेंट के लोग हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। अगर हड़ताल पर चले गए तो उन्हें बिना वारंट, बिना एफआईआर उनको जेल में डाल दिया जाएगा, नौकरी भी चली जाएगी, 6 महीना जेल भी हो जाएगा। इस्मा लगाने की सूचना अखबारों से दे दी जाती है। देखिए इस्मा लगाना जरूरी भी है, क्योंकि जिनके पेशेंट मर रहे हैं तो बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो डॉक्टरों से बदसलूकी कर दे रहे हैं, या बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां सैलरी नहीं मिली है डॉक्टर और नर्स को। अगर ऐसे में ये डॉक्टर और नर्स छुट्टी पे चले जाएं या हड़ताल कर दे, या ऑक्सीजन सिलेंडर में है, जैसे आपको याद होगा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की घटना, ऑक्सीजन वाले को पैसे की पेमेंट नहीं थी तो ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दिया था, जिससे कि बहुत सारे लड़के मर गए थे, छोटे बच्चे। तो एस्मा एक्ट लगने के बाद ऐसा कोई नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो दंडनीय अपराध हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को भी अब जहां जहां खतरनाक एरिया है वहां एस्मा एक्ट को लगाना चाहिए, ताकि ऐसी कोई घटना न हो, कोई भी वहां छुट्टी पे न जा सके। क्योंकि अभी के वक्त में डॉक्टर, ऑक्सीजन की सप्लाई वाले हैं, इन लोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब गवर्नमेंट को कौन सलाह दे, हम जाके बोलेंगे? इनको कहा जाने कौन सलाह दे दिया मोदी जी को कि रेडियो पे आके बोल रहे हैं कि लड़का लोग एग्जाम में सबसे पहले जो खतरनाक क्वेश्चन होता है, टफ क्वेश्चन, उसको सॉल्व करो। भैया माथा पगला गया। जिंदगी भर हम लोग यही पढ़ाएं लोग कि पहले आसान क्वेश्चन को सॉल्व करो ताकि मेंटलिटी प्रेशर कम हो जाएगा, तुमको भी रिलीफ मिलेगा। भैया आधा क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए। अब इनको पता नहीं कौन सलाह दी। आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री जो भी बात बोलते हैं उन्हें कोई सलाह देता है, वो बताता है तभी वो बोलते हैं। ये पता नहीं किसको किसको सलाह देने में रखे। अब सारा लड़का, टीचर परेशान है। हमसे कई टीचर फोन करेंगे, बताइए ना सर, हम लोग तो लड़का को ही पढ़ाएं, आप ही कुछ बोलिए। स्टूडेंट हम लोग को कहता है कि सर आप तो हमेशा यही समझाएं,
और वही होता भी है। अगर कोई लड़का अगर सोचेगा कि पहले टफ क्वेश्चन कर दे तो गारंटी फेल होके आएगा। तब इनको कौन सलाह दे रहा है, हम क्या बताएं। मोदी जी आप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हॉस्पिटल में भेजिए, इसमें एक लगाइए, हम लोग का बात ना मानेंगे तो हम क्या करें भाई, हम तो पढ़ाएंगे। देखिए हम लोग की भी लापरवाही है। कोरोना को फैलने में सेकेंड वेव में, फर्स्ट फेज में तो चाइना जिम्मेदार था, हम लोग जानकार नहीं थे, लेकिन सेकेंड फेज के लिए पूरी तरह हम ही जिम्मेदार हैं। शादियों में खूब धूमधाम से पार्टियां चलने लगी, लोग सड़कों पर इधर उधर बिना मास्क के पहनने लगे, घूमने लगे, खुद पुलिस वालों से उलझने लगे, आपका मास्क कहाँ है, ये कहाँ है। सड़कों पे वैसे ही भीड़ भाड़ हो गई। चुनावी रैलियों को तो छोड़ दिए, बस वगैरह में तो जो पहले तरह थी लोग भूल गए, लोग कहाँ कोरोना है, कोरोना से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जो गधा ये बोलता है कि कोरोना से कुछ नहीं होता, उसको पकड़ के कोरोना वार्ड में घुसा देना चाहिए जहां कोरोना का मरीज है। देखिए उसे थोड़ा देख के मर जाएगा, कितना बुरा हाल है कोरोना का यहाँ पर। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। और कुछ तथाकथित राजनीतिक लोग में भी देखिए, उत्तराखंड में जो कुंभ हुआ, यहाँ पर महामंडलेश्वर जी की मृत्यु हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत ही योग्य साधु संत थे वो लोग। तो इनमें आप देखेंगे लगभग 60 से 70 साधुओं को कोरोना हो गया, लगभग 500 से ज्यादा वहां पे जो पर्यटक गए थे लोग वहां पे, उन्हें कोरोना हो गया। तो इस पे भी थोड़ा सा लगाम लगा देना चाहिए। अब मीडिया वाले पूछने लगे सब, देखिए मीडिया का तो सब काम है सवाल पूछना, इन लोग से पूछने लगे कि भैया ये कुंभ में इतना भीड़ क्यों लगा रहे हैं। साहब आप कहीं भी धार्मिक जाइए, धर्म किसी बंधन का मोहताज नहीं होता है। इन लोग का लॉजिक देखिएगा उत्तराखंड गवर्नमेंट का, तो इनका कहना है कि कोरोना खुले में, कुंभ का मेला खुले में हो रहा है, खुले में कोरोना थोड़ी फैलता है। अरे भाई साहब, तो भारत की जितनी सड़कें हैं ना, सारी सड़कें खुली हुई हैं, खुले में कोरोना नहीं होता है तो सड़कों पे लॉकडाउन की क्या जरूरत है, सड़कों पे भी खुला छोड़ दिया जाए। भाई देखो कहीं पे भी, पिछली बार भी देखिए हमारे बिहार और झारखंड में जो सावन का महीना आता है तो कांवड़ यात्रा जो जाते हैं लोग बोल बम में, इतना भव्य यात्रा निकलती है, लेकिन पिछली बार कोरोना की वजह से नहीं निकली थी। तो शंकर जी को भी पता है कि भाई ये हमारे श्रद्धालुओं में अभी थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, तो आप सब सुरक्षित रहें, हम रहेंगे तो सब कुछ रहेगा। अब देश बनता है वहां के लोगों से, ऐसे कोरोना फैल जाएगा तो इससे कोई फायदा नहीं। जो बाकी का असर था वो बंगाल चुनाव कर दिया। अब ये हमारे राहुल बाबा हैं, दीदी जी हैं ममता बनर्जी, हमारे अमित शाह जी हैं, ये मोदी जी हैं, इनमें किसी का आप मास्क नहीं देखेंगे। यार भाई ये भी एक आधा जगह तो यो मास्क लगा के घूमती, आधा यो नहीं घूमती। तो जो चुनाव है आप देखेंगे मीडिया भी महाराष्ट्र को कवर करेगा, वहां कोरोना है, मध्य प्रदेश में कोरोना है, राजस्थान में, बंगाल में कोरोना का ग्राफ नहीं दिखा जाएगा। जबकि ये इलेक्शन खत्म होगा, इतना भयानक कोरोना यहाँ आएगा 30 तारीख तक में, अप्रैल के बाद, अप्रैल में बंगाल का चुनाव खत्म होगा। उसके बाद सबको याद आएगा लॉकडाउन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग। देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी सोशल डिस्टेंसिंग को देखिए, यही 3 बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ लड़ रही हैं लोग, इन लोग का सोशल डिस्टेंसिंग देखिए, धज्जी उड़ा दिया गया सोशल डिस्टेंसिंग का। भारत सरकार को ब्रिटेन मॉडल को अपनाना चाहिए। ब्रिटेन में कोरोना का जो वेव है, सेकेंड वेव, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उस वेव से वो ब्रिटेन ने क्या किया कि उसने पूरे देश में लॉकडाउन नहीं किया। उसने देखा कि जिस एरिया में कोरोना के ज्यादा मरीज मिल रहे हैं उस मोहल्ले को 100% लॉकडाउन कर दिया, कोई नहीं निकल सकता है, पूरी तरह से कंटोनमेंट जोन बनाया 100%। वहां पुलिस उतार दिया चारों ओर से, इधर के लोग आ जा नहीं सकते, वहीं खाना वाना पहुंचा दिया। तो जगह 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 ऐसे करके कंटोनमेंट जोन बना दिया। इससे क्या है कि जिसका रोजगार चल रहा है वो भी ठीक है, और जो कंटोनमेंट जोन है वहां पे जब तक कंटोनमेंट से खत्म नहीं होता है तब तक ठीक नहीं, उस एरिया को नहीं छोड़ा जाता है। तो भारत सरकार को भी यही नियम अपनाने चाहिए। दूसरा, ब्रिटेन ने वैक्सीनेशन को बहुत तेज किया और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत ही धीमा चल रहा है। उल्टे से वैक्सीनेशन हमारे यहाँ धीमा चल रहा है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, उस पर से वैक्सीन को बाहर निर्यात किया जा रहा है। भाई इतना वैक्सीन अभी भारत में नहीं है कि निर्यात किया जाए, खुद के हाथ जला के दूसरे का कोई मदद नहीं करता है यहाँ पर वैक्सीनेशन। और रही बात भारत में, तो आधा लोग तो वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं लोग, कुछ कर। अरे भाई एक से एक आदमी को देखे, एक मेरी मम्मी को आके कह रहा था कि आप वैक्सीन लगा दिए तो किडनी खराब हो जाएगा। अरे भाई साहब, ये वैक्सीन फेफड़ा को बचाने के लिए, कोरोना फेफड़ा को अटैक करता है, किडनी से इसको क्या मतलब है वहां पे। तो ऐसी भ्रांतियां भी फैली हैं। तो वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। हम गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि वैक्सीन प्राइवेट को भी उपलब्ध कराइए, ऐसे सेंटर्स बनाइए जहां पे वो लोग भी आगे बढ़े।